फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहाँ पे रिव्यू लेने की आखिर उनका पेपर कैसा गया है। तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जकी भैया से आप पढ़े थे तो कैसा लगा था आपको। मेरा पेपर तो इतना अच्छा गया है। मैंने तो जकी भैया से पढ़ा था। जकी भैया तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि It's real. नहीं सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारी ये प्यारी सी सीरीज को हम लोग कवर अप कर रहे हैं, जहां पे मैं आप लोग के लिए नया चैप्टर लेकर आ चुका हूं जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। तो काफी ज्यादा इसको मजेदार वे में समझेंगे, डिटेल में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ फिजिक्स का भी मैं वन शॉट सीरीज लेकर आ चुका हूँ। सिलब सीरीज उसको देख सकते हो, वहां से आप लोग को फ्री वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत तगड़े भी मटेरियल के साथ। तो जरूर देखें, एंजॉय करें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम के चैनल ग्रुप सभी को ज्वाइन कर लेना। और शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया यार पढ़ाई तो आप करा दे रहे हो, आपकी बुक से हम लोग कंटेंट भी रीड कर ले रहे हैं, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें? उसके लिए आप कुछ सजेस्ट कर दो। तो मैं आप लोग को यार सजेस्ट करना चाहता हूं सवाल गुरुकुल की तगड़ी बुक, जो रहने वाला है ऑल इन वन। मतलब क्या पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स सबके लिए सिर्फ एक बुक के अंदर सारे सैंपल पेपर इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश। मतलब क्या आपके पांचों सब्जेक्ट एक ही बुक के अंदर कवर अप हो जाएंगे। तगड़े सैंपल पेपर है, इसको यूज करें, जिसके थ्रू आप लोग अपने घर बैठे तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो। जो भी मैं कंटेंट पढ़ाता हूं उसके बाद आप लोग इस बुक के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यार आपको क्वेश्चंस जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे नंबर ला सकते हो। तो यार एक ही बुक के अंदर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं और तगड़ी बुक है यार। आप लोग अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग ले सकते हो, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, सबके लिए बुक अवेलेबल है और सारे आंसर्स भी अवेलेबल है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक है, तगड़ी बुक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है अमेज़न की, आप वहां से जाके ले सकते हो। कम दाम में आपको तगड़ी बुक मिलने वाली है मार्केट के कंपैरिजन में। तो इस बुक को अपनी साथी जरूर बना है अपने घर बैठे प्रिपरेशन में। तो चलिए कवर अप करते हैं नए यूनिट को, जिसका नाम है 7 नंबर की यूनिट फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। काफी मजेदार सा ये यूनिट है और काफी सारे लोग को लगता है कि ये टफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार, भैया बैठे ना, किस चीज की टेंशन। तो चलो भाई, तो ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी अभी तक के मेरी बुक नहीं परचेज किया ले लो दोस्तों, काफी अच्छी बुक है जो आप लोग को नोशन प्रेस, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और सभी जगह मिल जाएगी। अगर आप नोशन प्रेस से लेते हो तो फेस्टिवल कोड यूज करिए, जिससे आप लोग को 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी बुक में। आप इसको ई बुक्स में भी ले सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, सारे के सारे टॉपिक इसमें कवर अप है इजीएस्ट वे में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए मैंने बुक बनाया हूँ जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आपको वीडियो देखना, उसके बाद एक बार बुक रीड कर लेना, सफिशिएंट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए। इसी के साथ साथ आप लोग मुझे फॉलो अप कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, साथ में टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अनअकैडमी फॉलो अप कर लेना, जहां पे मैं ढेर सारी फ्री क्लासेस और साथ ही साथ K-12 कैटेगरी में आप लोग को पढ़ाता हूं। और अगर आप लोग को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। तो आइए जानते हैं हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। काफी इंपॉर्टेंट है, यही काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, फिर इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर स्पोर्ट्स की इंजरीज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, ये दो टॉपिक तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और इसी के अंदर स्पोर्ट्स इंजरी में भी अलग अलग टाइप की इंजरी है, कभी मसल्स की इंजरी हो रही है, कभी बोन्स की इंजरी हो रही है, जॉइंट्स की इंजरी हो रही है। इस टाइप से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या चीज होती है, सिंपल वे में पहले समझे फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरीके से आपके बॉडी पार्ट फंक्शन कर रहे हैं, वो आप लोग का होता है फिजियोलॉजी। और अगर मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की, यार अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आते हो तो आपकी बॉडी फंक्शन किस तरीके से बेटर हो जाती है, आपका हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, आपके लंग्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आप लोग की ओवरऑल बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं और बॉडी के पार्ट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, उन सब के बारे में समझाता है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब देखो यार, मेरे को क्रिकेट खेलना आता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना इंडिया टीम में डाल देंगे मुझे। मेरे अंदर वो क्वालिटीज भी तो होना चाहिए फिजिकल फिटनेस की, मेरी बॉडी की फंक्शनिंग बेटर भी तो होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक के
उस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छे से खेल पाऊँ, मेरे बॉडी पार्ट्स अच्छे से वर्क करने चाहिए, फंक्शन सही तरीके से करना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें चेकआउट की जाती है। आप लोग को जैसे मालूम होगा कि हर स्पोर्ट्स पर्सन की सबसे पहले फिजियोलॉजी चेक होती है, अगर उनको आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो कि उनकी बॉडी प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही है कि नहीं। तो स्पेशली ये चैप्टर पूरा डेडिकेटली इसके ऊपर रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझेंगे एक एक टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब क्या, कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, मतलब ऐसे कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो आपकी फिजिकल फिटनेस को डिटरमाइन करते हैं। मतलब क्या, अगर इन फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे आप लोग यार खरे उतरते हो तो ये माना जाएगा कि आप लोग फिजिकली फिट हो। क्लियर है भाई? आपको खेलना आता है वो बात अलग है, लेकिन खेलने के साथ साथ आपकी बॉडी फिजिकली फिट भी होनी चाहिए। और बॉडी फिजिकली फिट कब रहती है भाई? वो तब रहती है जब आपकी बॉडी सही तरीके से प्रॉपरली वर्क कर रही हो या फंक्शन कर रही हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ही क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन कर सकते हो, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। तो देखो एग्जाम में तुम लोग को कैसा आएगा, हो सकता है पूरा क्वेश्चन आ जाए 5 नंबर का, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उस नंबर का, ठीक है, और हो सकता है 3 नंबर में आ जाए। तो हो सकता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन बाय स्ट्रेंथ पूछ ले, एंड्योरेंस पूछ ले, स्पीड पूछ ले। तो ये आपको मालूम होना चाहिए और इसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग बाय स्ट्रेंथ दिखा हुआ है, इसके अंदर जो 4 पॉइंट दिए इसको आप लोग याद करके चल जाना और इसके अंदर आप लोग आराम से खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, आप स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हो किसी भी इंडिविजुअल की? अरे भाई अगर उसकी मसल साइज बड़ी हो, जैसे मेरी मसल साइज छोटी है, मेरे को जॉन सीना से लड़ा दिया जाए तो मैं हार जाऊंगा ना। लो, ये भी मेरी गलती है भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। उनकी मसल साइज बड़ी है, उनके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है मेरे दोस्त। इसी के साथ साथ दूसरा होता है बॉडी वेट। आप लोग जानते हो सुपर पहलवान जो रहते हैं उन लोग के अंदर ना स्ट्रेंथ बहुत रहती है। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी वेट भी ज्यादा है। तो बॉडी वेट अगर आप लोग का ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और साथ ही साथ अगर मसल साइज बड़ा है ना, जिम जाके आप डोले शोले बड़े कर रहे हो किसी को इंप्रेस करने के लिए, तो आप इंप्रेस भी कर रहे हो, साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी गेन कर रहे हो। तो अगला पॉइंट है आप लोग का मसल कंपोजिशन। मसल कंपोजिशन का मतलब ये कि जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है आप लोग के, उसके अंदर जो भी आप लोग की मसल्स है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे वो बाइसेप की मसल हो, ट्राइसेप की मसल्स हो, चेस्ट की मसल्स हो, शोल्डर की मसल्स हो, लेग्स की मसल्स हो, अगर इनका सही तरीके से डेवलपमेंट होगा तो तभी तो मैं कह सकता हूं ना यार बॉडी में दम दिख रहा है भाई, पक्का इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी। और सीधी सिंपल बात, अगर आपकी बॉडी के हर बॉडी पार्ट के मसल्स वगैरह टोन्ड रहेगी तो गारंटीड है भाई कि आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, है ना। वो ये कि यार आपको बोल दिया जाए 1 बाल्टी पानी लेकर जाओ उधर से उधर, तो आपको ताकत लगाना पड़ेगा ना आपके पूरे आर्म से। तो भाई अगर यही डेवलप नहीं रहेगा, इसका मसल कंपोजिशन ढंग से नहीं रहेगा, तो आप 1 बाल्टी क्या पानी लेकर जा पाओगे? गजब बेइज्जती है। अगली बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो दोस्त, जैसे मैं आप लोग से कह रहा हूं कि एक अलमीरा उसको खसकाना है आप लोग को, लेकिन आप लोग के अंदर वो फील आ रहा है कि आप लोग नहीं कर पाओगे, लेकिन 3 दोस्त आए, उनने सोचे 1 2 3 करके मैं पुश करूंगा। तो आप खुद दिमाग लगाओ, जब आप मसल माइंड कनेक्शन बनाते हो तो आप कहीं ना कहीं अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हो। आप देखते हो कि जब 1 2 3 मतलब आप लोग एक जोश के साथ, मतलब क्या मसल माइंड कनेक्शन किया, अब पूरी ताकत लगाना, वो तब काम हो जाता है। तो याद रखिएगा, हर इंडिविजुअल इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है, जितना उसका बॉडी वेट है वो उससे लगभग डबल की स्ट्रेंथ एक्वायर कर सकता है। बस उसको याद दिलाना पड़ेगा कि आपके अंदर ताकत है, या फिर मैं कह सकता हूं मोटिवेट करना पड़ेगा, या मसल माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा। सीधी सिंपल बात। तो इन पॉइंट्स को आप लोग समझ के कहीं ना कहीं आप लोग स्ट्रेंथ को एक्वायर कर सकते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अन अकेडमी ने आप लोग के लिए लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, जहां पे अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक का अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते तो आप लोग को मिलने वाला है अप टू 45% तक का सब्सक्रिप्शन में ऑफ। तो इस डील को ग्रैब करें जल्द से जल्द, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं अपने सब्सक्रिप्शन को और घर बैठे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ पढ़ाई कर सकते हो। आपको वहां पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ साथ सारे नोट्स मिलेंगे, बहुत सारे बेस्ट फीचर्स अवेलेबल होंगे, जिसके थ्रू आप लोग सीमलेसली अपनी घर बैठे बेस्ट प्रिपरेशन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हो। तो यार 45% तक ऑफ मिल रहा है, डील को ग्रैब करें, कोड यूज करें मेरा ZAKI100 और इस डील को आप लोग एक्सेस करके अपनी घर बैठे प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं खुद भी वहां पे आप लोग को K-12 कैटेगरी में फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन पढ़ाता हूं, तो आप लोग चाहो तो मेरे साथ भी वहां पे पढ़ सकते हो। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पीड। अगर आपको स्पीड अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहली चीज तो आप लोग को मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे कि आप लोग रेस कर रहे हो, रेस करते करते अगर आप लोग के मन में आ गया कि मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, तो लिटरली आप एक बात बताओ,
ये सच है ना, आप नहीं दौड़ पाओगे, आपको लगेगा मैं हार रहा हूं, लेकिन आपने जज्बा मान ली कि नहीं अब तो मैं दौड़ के रहूंगा, मतलब मसल माइंड कनेक्शन बन गया आपका, तो आप डेफिनेटली बहुत तेज दौड़ोगे, अपनी पूरी मैक्स टू मैक्स लिमिट लगा के आप दौड़ने की कोशिश करोगे और आप स्पीड अचीव कर सकते हो। मतलब ये वही बात हुई ना कि यार मतलब समझो आप रेस करने दौड़े हो और समझो स्टेडियम में कोई बैठा ही नहीं है, तो आप क्या ही दौड़ोगे उतना अच्छा, लेकिन वही कोई एक आपकी फेवरेट कन्या आकर बैठी हुई है और आप दौड़ रहे हो और फिर तो देखो स्पीड, हुसैन बोल्ट बन जाओगे। फिर क्यों हो रहा है? क्योंकि नर्वस सिस्टम सही तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए भाई अगली बात करते हैं मसल कंपोजिशन। यहाँ पे भी मसल कंपोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आप जानते हो अगर आपको स्पीड अचीव करना है तो दो टाइप की आपकी मसल्स फाइबर होती है, एक होती है फास्ट ट्विच फाइबर, एक होती है स्लो ट्विच फाइबर। अगर आपको स्पीड चाहिए तो देखो भाई स्पीड आपको एक कम टाइम के अंदर या शॉर्ट इंटरवल के अंदर आपको मैक्सिमम कहीं ना कहीं आपको एनर्जी की जरूरत है। तो स्पीड अगर आपको जब भी चाहिए तो आपका फास्ट ट्विच फाइबर वर्क करता है। फास्ट ट्विच फाइबर आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और आप लोग तेजी से दौड़ना चालू कर देते हो। तो याद रखिए जो मसल कंपोजिशन यहाँ पे वर्क करेगा स्पीड के लिए वो फास्ट ट्विच फाइबर करेगा। अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक, इसका नाम है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्त? आपके पैरों में होती है। आपको दौड़ना कैसे? स्पीड अचीव करना है भाई तो आपको दौड़ना पड़ेगा। दौड़ने के लिए आपके पैरों की ताकत होनी चाहिए। पैरों की ताकत कब होगी? जब उसके अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होगी। तो आपको अपने लेग्स को बहुत अच्छे से इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि जिम जा जाके आप ऊपर से बॉडी अच्छी बना ली, नीचे से एकदम लकड़ी की तरह। तो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कैसे अचीव हो सकता है? वो हो सकता है जब अगर आप लोग अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ लेग्स की अगर आप लोग और ज्यादा बढ़िया कर लेते हो, काव्स को टोन कर लेते हो, थाइस को और ज्यादा बिल्डअप कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बढ़िया होगी। इस वजह से आपकी स्पीड भी बढ़ सकती है। इसी तरीके से यार दोस्त जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सही तरीके से अचीव है तो डेफिनेटली आप लोग स्पीड को अचीव कर सकते हो। कैसे? आप दौड़ने निकले थे, नस चढ़ गई, अब कहां की चढ़ी अब क्या मालूम, लेकिन चढ़ गई, तो इससे क्या हुआ? स्पीड अचीव नहीं हो पाएगी ना। आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। मतलब क्या? रेंज ऑफ मोशन आपकी बॉडी के अंदर बेटर करना पड़ेगा, तभी आप अपनी स्पीड को और ज्यादा अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स इनको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको स्पीड को अचीव करना है तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइन दी एंडोरेंस। तो एंडोरेंस क्या होता है दोस्त? सहनशीलता। मतलब क्या? कितने लंबे वक्त तक के आप टिके रह सकते हो। किस चीज में? स्पोर्ट्स की फील्ड में। यार क्या गंदी सोच हो गई तुम लोग की। इसी के साथ साथ यार कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो? एरोबिक कैपेसिटी के थ्रू। मतलब क्या? अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से हो रही है, इनहेल एक्सहेल सही तरीके से हो रहा है, अपटेक इनटेक सही तरीके से हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ VO2 मैक्स, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई सही तरीके से आप लोग की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एंडोरेंस को अचीव कर सकते हो। देखो भाई आप जानते हो अगर आपको लंबे जैसे मैराथन दौड़ रहे हो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की, अब आप पूरी ताकत से तो नहीं दौड़ पाओगे ना। पूरी ताकत से दौड़ोगे तो आप थक जाओगे, है ना। थकना नहीं है दोस्त, फैटिक नहीं लाना है। एंडोरेंस में आप लोग को फैटिक नहीं होना रहता। आपको क्या करना है? आपको स्लो पेस बनाकर रखना है। अगर आप तेजी से दौड़ोगे तो आप लोग हाफने लग जाओगे, सांस लेने में तकलीफ होगी। आप एक मूवमेंट इकोनॉमी बनाकर रखो। मतलब क्या? आप लोग यार सही तरीके से एक स्पीड में दौड़ते रहो, जिससे आप लोग को ना तो थकावट ज्यादा होगी और आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। इसी तरीके से मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक, उसका नाम है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को आप लोग को अचीव करके रखना है। अगर ये सही तरीके से अचीव नहीं होता तो आपकी बॉडी के अंदर चक्कर आने लग जाएंगे, आपको अजीब सा लगने लग जाएगा। होता है ना कई बार आप लोग ज्यादा देर तक के खेल कूद लो तो आपका सर घूमने लग जाता है, इस टाइप की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो इस चीज को अचीव करते रहना पड़ता है। साथ ही साथ आपने देखे होंगे यार मैराथन वगैरह दौड़ते टाइम ना वो अलग से बॉटल वॉटल देते रहते हैं, जिससे को आप लोग पियो तो एनर्जी ड्रिंक रहते हैं, जिससे थोड़ा बहुत यार आप लोग को बेटर लगता है। तो वो सभी चीजें इसको सही करने के लिए रहती है। इसी के साथ साथ मैंने शायद इसी में समझा दिया था मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? जैसे यार 800 मीटर दौड़ना है आपको, आपने स्टार्टिंग के 100 मीटर पूरी ताकत से दौड़ ली, 101% श्योर है कि आगे के 700 मीटर आप दौड़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आप थक चुके हो। आपको क्या करके रखना है कि आपको एक पेस बनाकर 0 मीटर से लेकर 800 मीटर तक के दौड़ना है कांस्टेंट स्पीड में। जैसे कार या बाइक में देखते होगे ना, एक जगह लिखा रहता है इकोनॉमी, ग्रीन कलर का बना रहता है मीटर में, कि भाई उस पर चलाओगे तो आप अपना फ्यूल को भी सेव कर सकते हो और ज्यादा दूर तक जा सकते हो। सेम टू सेम यहाँ पे बॉडी के लिए भी अप्लाई होता है। अगर आप एक मूवमेंट इकोनॉमी बनाकर अगर दौड़ोगे तो आप
कम थकोगे, साथ ही साथ लॉन्ग डिस्टेंस तक को कवर अप कर पाओगे। इसी के साथ साथ इसमें एक और चीज आएगी एंडोरेंस के लिए, वो है मसल कंपोजिशन। अब मसल कंपोजिशन एंडोरेंस के लिए कैसे अचीव होगी, तो देखो दोस्त, आप लोग को अगर स्पीड में दौड़ना है तो फास्ट ट्विच फाइबर हेल्पफुल होती है, लेकिन अगर आप लोग को लंबे वक्त तक के आप लोग को धीरे धीरे दौड़ते हुए चलना है जिसमें मसल फैटिक जल्दी ना हो, तो उस टाइम पे वर्क करती है आपकी बॉडी के अंदर स्लो ट्विच फाइबर। तो स्लो ट्विच फाइबर धीरे धीरे फैटिक होती है, धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक के सस्टेन कर पाओ। अगले टॉपिक की बात करता हूं मैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे अचीव कर सकते हो, सीधी सिंपल बात, सबसे पहले तो एज और जेंडर काफी इंपॉर्टेंट है भाई यार। जो ज्यादा एज के लोग हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, और जो कम एज के लोग हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी। जेंडर का भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से यार फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना है तो मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी होना जरूरी है। अगर आपकी मसल्स ही स्ट्रेच नहीं रहती है तो आप क्या ही फ्लेक्सिबल हो पाओगे। आपको बोला जाए 2 पैर ऐसा करके हो जाओ, तो भाई जब तक मसल स्ट्रेच नहीं होगे तब तक भैया वो तो करने के बाद तो हो ही जाएगा, हाँ जी, वो तो मसल टीयर अप हो जाएंगे और फिर बैठे रहना फिर ऐसे दर्द में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मसल स्ट्रेंथ होना भी जरूरी है अगर आप लोग को फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना है तो। इसी के साथ साथ ये वाला पॉइंट अगर आप लोग ना लिखो तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे यार प्रीवियस इंजरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रीवियस इंजरी मतलब अगर आपको शोल्डर में कुछ इशू हो गया तो भाई ये डेफिनेटली श्योर है कि आपको अगर इंजरी हो चुकी है तो फ्लेक्सिबिलिटी आने वाले टाइम पे अचीव नहीं हो पाएगी उस हद तक। तो यार ये सब फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग को ऐसा लगता है कोई और पॉइंट्स है जो फ्लेक्सिबिलिटी अचीव कराने के काम आ सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये था फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना। कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर जिसके थ्रू आप लोग फिजिकल फिटनेस को मतलब कि पता कर सकते हो कि इंडिविजुअल के अंदर है कि नहीं। तो स्ट्रेंथ के लिए आप लोग को ये सब चीजों को देखना है, स्पीड के लिए अगर आप लोग देख रहे हो तो ये चीजों को देखना है, एंडोरेंस के लिए आप लोग को ये पॉइंट्स देखना है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये पॉइंट्स देखना है। एग्जाम में आएगा तो या 2 के बारे में पूछ सकता है या 5 नंबर का आएगा तो पूरे के बारे में पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर लिखना है, इधर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस लिखना है, ऐसा चार्ट बनाना है, ठीक है जी। फिर इसको अच्छे से नीचे एक्सप्लेन कर देना, पेज भरने की कोशिश करना है, ठीक है दोस्त। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है और सारे पॉइंट्स आप लोग को लिखना है। उसके बाद अंदर में जो जो मैंने आपको समझाया अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग लिख लेना। फिजिकल एजुकेशन जो अपने पॉइंट का लिख कर आता है, जो अपने मन से लिख कर आता है, लेकिन कंटेंट की चीजें लिख कर आता है, उसको नंबर मिल जाते हैं। और यहाँ याद रखना, टॉपर नहीं बनता फिजिकल एजुकेशन में, यहाँ पे वो टॉपर बनता है जो अच्छा लिख कर आएगा, ज्यादा लिख कर आएगा उस छोटे से कम टाइम के अंदर। तो याद रखिए आप लोग को अचीव करना है इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छे मार्क्स। चलिए भाई, तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब क्या, रेगुलर एक्सरसाइज करने से कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब क्या, कार्डियो मतलब हार्ट में किस तरीके से चेंजेस आते हैं, और रेस्पिरेटरी मतलब कि लंग्स रिलेटेड कैसी चीजें चेंजेस होते हैं। तो हम जानते हैं इसके बारे में। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है, 3 या 2 नंबर का। तो इनके अंदर के जितने पॉइंट्स है आपको इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आना है। सबसे पहली चीज, तो अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो जो आप लोग का हार्ट का साइज है वो बढ़ जाएगा। मतलब कि बोले है ना, प्रिया के आने की वजह से दिल मेरा बढ़ गया, वैसा नहीं हुआ, तुम एक्सरसाइज कर रहे थे इसलिए बढ़ गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगली चीज मैं बात करता हूं कि जैसे कई लोग के साथ रहता है ना, हार्ट रेट उनका एकदम बहुत ज्यादा रहता है, बहुत हाई रेट चल रहा है उनका, तो यार अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो वो लोअर हो जाएगा। क्लियर दोस्त। लेकिन भैया नेहा को देखकर तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाता, वो बात अलग है यार भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए। इसी के साथ साथ यार अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग की बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मतलब क्या, ब्लड का फ्लो जो है वो बेटर हो जाएगा। ब्लड का फ्लो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखो इसके नीचे एक पॉइंट अलग है, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अलग होता है, फ्लो अलग होता है। क्लियर है दोस्त, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो ये चीज याद रखो, बॉडी के हर पार्ट पे सही तरीके से ब्लड कहीं ना कहीं फ्लो हो पाएगा। और ब्लड फ्लो होगा तो न्यूट्रिएंट एलिमेंट अपने साथ लेकर जाएगा और मसल्स की ग्रोथ होगी, या फिर जो भी बॉडी पार्ट है वहां पे जाके उसको हील करेगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर का काफी सारे लोगों को इशू रहता है, तो रेगुलर एक्सरसाइज जाओ भाई, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं कि यार अगर आप लोग के अंदर ब्लड की कमी है तो अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपका ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लग जाता है रेगुलर एक्सरसाइज करने की वजह से। इसी के साथ साथ नेक्स्ट है आप लोग का, अगर आप लोग की सांस फूल जाती है थोड़े थोड़े से काम करने में समझ रहे हो वो काम के लिए नहीं यार, छी यार। इसी के साथ साथ मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप लोग की थोड़े में ही सांस फूल जाती है, आप थक जाते हो, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप लोग को जो रेस्पिरेशन वाला इशू है जिसमें आपको सांस फूलने लग जाती है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। अगली बात करूं तो आपके जो लंबे वक्त तक के जो आप टिक नहीं पा रहे थे वो भी टिकने लग जाओगे एक्सरसाइज करने से।
बाय बाय टाटा गुड बाय। आगे बढ़ते हैं। लंग्स की एफिशिएंसी जो है ये इंक्रीज हो जाती है अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। अगले टॉपिक की बात करता हूं कि अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ में किस तरीके से डेवलपमेंट होते हैं। मतलब क्या, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल्स में क्या चेंजेस आ रहा है। सीधी सिंपल बात है यार, जिम जा क्यों रहा है इंसान? इंप्रेस करने के लिए। किस चीज से इंप्रेस करने के लिए भाई? बॉडी के शेप और मसल्स के साइज से। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आप किसी को भी इंप्रेस अपनी बॉडी से कर पाओगे। लेकिन बात तो यही है ना कि छपरी लड़के ले जा लेते बाकी लोगों को जब तक आप जिम करते रह जाते हो। आगे बात करते हैं। इसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर कैपिलरीज और ज्यादा इंक्रीज होते जाती है। आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस होता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। आपकी मसल साइज ज्यादा डेवलप होगा, मसल्स आपकी ज्यादा डेवलप होगी, फैट यहाँ पे धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। इसी तरीके से आपको भूख ज्यादा लगने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोग ज्यादा एक्सरसाइज, देखो यार ऐसा नहीं कह सकते कि आप ज्यादा खाने लग जाते हो। जितना आप कैलोरी बर्न करोगे उतनी आपको भूख लगेगी। आप कभी जिंदगी में एक्सरसाइज करते ही नहीं थे तो आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती थी। आप यार अब धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करने लग गए, कैलोरी बर्न हुई तो आप खाना ज्यादा खाओगे। इस वजह से फूड स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है और काफी सारे डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर्स है वो भी एक्टिव हो जाते हैं। हो सकता है आपको कोई चेस्ट की इधर का फाइबर हो या इधर का फाइबर हो, वो डेवलप होना चालू हो गया जो पहले नॉन एक्टिव था। यहां तक क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर ना मसल्स का जो मूवमेंट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हाँ या ना। और साथ में आपका बॉडी पोस्चर जो है वो तगड़ा हो जाता है जिससे आप किसी के सामने मतलब समझ गए ना, बन जाएगा। चलिए भाई, तो अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स की इंजरी। तो स्पोर्ट्स की इंजरीज क्या होती है? देखो भाई, इंजरीज का मतलब होता है कि चोट वोट लग जाना है ना, जख्म लग जाना। जख्म तो भैया बहुत लगे हैं किसी के जाने के वजह से। वो देखिए अब ये पागल जी नहीं पाएगा। चल भाई, तो यहाँ स्पोर्ट्स की इंजरी की बात हो रही, मतलब क्या, खेलते कूदते टाइम अगर आपको चोट लग जाती है तो किस किस टाइप की चोट लग सकती है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की इंजरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। स्पोर्ट्स की इंजरी जो एकदम नेचुरल होती है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जानबूझ के, बाकी जानबूझ के भी हो जाती। कैसे? किसी ने धक्का मार दिया, किसी को पलट गया हो, खेल खत्म उसका। क्लियर दोस्त? तो स्पोर्ट्स की इंजरीज होते रहती है और ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको चोट वोट थोड़ी बहुत लगते रहेगी। तो यार देखो, 3 टाइप की स्पोर्ट्स की इंजरीज होती है। एक होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, मतलब कि मसल्स में अगर इंजरीज हो रही है तो। अगली बात करूं बोन इंजरी, नाम से समझ में आ रहा, और जॉइंट इंजरी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। एग्जाम में ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दो इसका ज्यादातर नहीं पूछता है। क्लियर भाई? तो अगर मैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कंफ्यूजन। मतलब क्या? देखो यार, जैसे आपको दिख रहा है ना, आप उसके घर गए थे और समझो कि उसके पापा आ गए और आप भागने की कोशिश करें, गोबर में पैर आपका फंसा और आप स्लिप होकर गिर गए। गजब बेइज्जती है। तो इस तरीके की जो चोट लगी वो कहलाती है कंफ्यूजन, जो कि डायरेक्ट आप लोग को चोट लगती है हल्का सा। सबको ऐसा बचपन में लगी होगी खेलते कूदते टाइम। क्लियर है भाई? जिसमें यार अपर सरफेस जो रहता है वो यहाँ पे इस तरीके से डैमेज हो जाता है। क्लियर है दोस्त? अगली बात करें अगर हम लोग स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या कि यार रूपाली तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, और रूपाली का हाथ खींच लिए, पता चल रहा रूपाली का हाथ खींच गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ जो कलाई की जो यहाँ पे मसल्स थी यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो गया और इस वजह से क्या हो गया, स्ट्रेन डेवलप हो गया। तो स्ट्रेन क्या एक किस्म का, तो स्ट्रेन एक किस्म का यहाँ पे इंजरी है जहाँ पे मसल्स की ट्विस्टिंग होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, अगर आपने सही तरीके से अपना हैंडल नहीं पकड़े तो आपका आगे पीछे हाथ होने की वजह से थोड़ा बहुत घिस जाता है कभी कभी, है ना। इसी तरीके से बात करूं स्प्रेन की, तो स्प्रेन का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ पार्क गए थे और पार्क जाने की वजह से जैसे ही पुलिस आई तो आप भागने की कोशिश करें और आप गड्ढे में पैर अपना भर दिए और आपका पैर मुड़ गया, बाय बाय टाटा गुड बाय गया, और इस तरीके से इंजरी हो गई। तो ये स्प्रेन तब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर जो बोन्स के बीच में जो लिगामेंट्स रहते, तो लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट का मतलब कि जैसे ये आपकी बॉडी के अंदर एक बोन है और ये एक बोन है, तो दो बोन को बांध कर रखने के काम करती है, टाई अप करने का काम करती है कौन, लिगामेंट। तो अगर लिगामेंट अगर स्ट्रेच हो जाए तो, या मैं कह सकता हूँ टीयर अप भी हो जाए तो स्प्रेन हो जाता है। क्लियर दोस्तों, ये आम बात है, होता रहता है। इसी तरीके से बात करूं एब्रेशन, तो एब्रेशन तब होता है जब आप उसकी स्कूटी पेप के सामने अपनी पल्सर को लेकर तेजी से जा रहे थे, व्हीली मारे, सामने रेत आई, आपने ब्रेक दबाया, आपका खेल खत्म और आपका पूरा हाथ ऐसा, तो इसे कहा जाता है एब्रेशन। एब्रेशन एक किस्म से बहुत ही सीवियर इंजरी होती है जिसमें पूरा मसल्स वगैरह आपका डैमेज हो जाता है, यहां तक कि कभी कभी हड्डी भी दिखने लग जाती है इस तरीके से। तो ये बहुत डेंजर प्रॉब्लम है, अगर आप इस तरह से गिर पड़ जाते हो तो भाई
बधाइयों आपको और आपके परिवार वालों को। आगे बढ़ते हैं, अगला है लेसरेशन। लेसरेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे यार देखो कभी कभार क्या हो जाता है ना कि बहुत हैवी कट्स लग जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। क्लियर, ये वो वाले कट नहीं है कि बाबू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती बाबू, ये ना थोड़ा हैवी वाले कट है। क्लियर दोस्त, ये थोड़े हैवी वाले कट है, जैसे समझो चाकू आपको ऐसा थोड़ा सा ऐसा मार दिए तो इस तरीके से दिख रहा है, समझ गए मेरी बात। तो ये एक किस्म का ना डीप कट होता है आपकी बॉडी के अंदर, मतलब कि आपकी मसल्स के अंदर अगर डीप कट्स लग जाए तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। आप बोलोगे कब हो सकता है, जैसे यार हो सकता है कि आप किसी बैट्समैन से टकरा गए, उसका हेलमेट आपको लग गया तो बहुत हैवी कट हो गया, तो लेसरेशन जैसा प्रॉब्लम हो गया। अगली मैं बात करूं इंसिजन, तो ये वही है कि बाबू मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती बाबू, पापा मुझे मार रहे हैं बाबू, मैं तुम्हारे लिए मार खाऊंगी। कुछ पूछा मैंने कुछ। क्लियर भाई, तो इंसिजन ये होता है जिसमें आप लोग ना स्मॉल कट्स इस तरीके से लग रहे हैं, कोई शार्प एज वाले कुछ अगर चीज़ों से कट वट हो जाए तो। क्लियर है दोस्त, ब्लेड हो गया फिर नाइफ वगैरह हो गई इस तरीके से, तो यहाँ से जो आप लोग के कनेक्टिंग टिश्यूज रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं इस तरीके से, तो इसे कहते हैं इंसिजन। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये गहरे कट है, ये ऐसे माइल्ड टाइप के हैं। क्लियर दोस्त, तो यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आप लोग को सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं बोन इंजरी की। बोन की इंजरी मतलब हड्डी वड्डी टूट जाना, आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला होता है सिंपल फ्रैक्चर। मतलब क्या, सिंपल फ्रैक्चर एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर है जो यार किसी का पैर टूट गया, मम्मी पैर टूट गया, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, लेकिन आप देखकर नहीं बता सकते उसका पैर टूट गया। क्यों? क्योंकि ये बाहर से विजिबल नहीं होता है। हड्डी अंदर से टूट सकती है लेकिन बाहर से कोई इसको देखकर ये नहीं बता सकता है कि अंदर हड्डी टूट गई है। क्लियर है भाई। अगली बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में लिटरली आप लोग यार बाहर से देखकर समझ सकते हो कि इसकी हड्डी टूट गई है या बोन फ्रैक्चर हो गई। क्यों? क्योंकि बाहर से विजिबल होती है। देखो सिंपल फ्रैक्चर इस तरीके से अंदर से टूट रही है, बाहर से आप देखकर कुछ भी नहीं है कह सकते, लेकिन है ना ये विजिबल होती है स्किन से। जैसे आप बाहर से देखो तो लगेगा नहीं भाई हड्डी तो टूटी है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। चलिए भाई अगली बात करते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। तो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या होता है कि अगर आपका फ्रैक्चर राइट एंगल ट्रायंगल से अगर टूट जाए, मतलब क्या बोले लेकर बैठना पड़ेगा। तो जैसे यार देखो ये ट्रांसवर्स है, तो अगर आपकी हड्डी राइट एंगल ट्रायंगल से टूट रही है तो डेफिनेटली ये ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये बोन्स के परपेंडिकुलर में अगर हड्डी टूट रही है तो ट्रांसवर्स कहलाता है। क्लियर दोस्त। अगर मैं बात करता हूं ऑब्लिक फ्रैक्चर की, तो ऑब्लिक फ्रैक्चर एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें कि जो आपकी जो बोन्स है, बोन्स के डायगोनली अगर हड्डी टूट जाए तो उसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर कहते हैं। देखो ट्रांसवर्स होता है इस तरीके से जिसमें परपेंडिकुलरली टूट रहा है, या मैं कह सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल पे टूट रहा है ना, हड्डी के राइट एंगल ट्रायंगल पे है ना, देख लो भाई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि अगर हड्डी के डायगोनली अगर टूट रहा है तो वो ऑब्लिक फ्रैक्चर है। क्लियर भाई। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, वो है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। मतलब क्या आप ऐसा गिरे कि आपकी पूरी हड्डी पसली सब टूट ताड़ गई, उसके साथ साथ जैसे देखो बोन तो डैमेज हुई, उसके आजू बाजू जो आर्टरीज थी, वेन्स थी, नर्व्स थी, मसल्स थी, सब डैमेज हो गई। तो ऐसे टाइप का जो फ्रैक्चर होता है उसे कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसमें फ्रैक्चर तो हो रहा है साथ ही साथ उसके आजू बाजू की चीजों को भी डैमेज कर देता है। नाम से समझ में आ रहा है कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर दोस्त। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक और होता है कम्यूटेटिव फ्रैक्चर। तो मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं कि कम्यूटेटिव फ्रैक्चर क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगली बात करता हूं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या है दोस्त? तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर होता है जिसमें कि जैसे ये हड्डी दिख रहा है सबको, जैसे देखो ये हड्डी है, तो हड्डी के ऊपर सरफेस पे देखो यहाँ ऊपर पे अगर क्रैक्स आ जाए तो मतलब टुकड़े नहीं हो रहे, बस हड्डी के ऊपर, जैसे ये समझो ये हड्डी है, इसकी सिर्फ ऊपर पर चोट आ गई इस तरीके से। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर इन विच द यंग सॉफ्ट बोन इन विच द बोन्स बेंड एंड ब्रेक। मतलब क्या, देखो पेड़ की तरह आपकी जो हड्डी रहती है वो भी बाहर से सॉफ्ट रहती है, बोन जो रहती है बाहर की सॉफ्ट रहती है, अंदर जैसे जैसे आओगे तो वो हार्ड होने लग जाती है। तो अगर कभी फ्रैक्चर सॉफ्ट बोन पे होता है, मतलब बाहर वाला जो हिस्सा है वो सॉफ्ट है, तो अगर उस पे डैमेज हो रहा है तो डेफिनेटली एक ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है। एग्जाम में कई बार यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि नाम इसका अतरंगी सा है और एग्जाम में कई लोग को बनता नहीं है, क्योंकि आप इसको सोच नहीं सकते ना, मतलब क्या हरी स्टिक ऐसा लिख कर आओगे। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला है इंपैक्ट फ्रैक्चर। इंपैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है? जैसे आपकी हड्डी टूटी है ना, जैसे देखो ये आपकी हड्डी दो हिस्से में टूट गई और साथ में एक दूसरे पे इस तरीके से फिट भी हो गए। जैसे पैन को आप फिट कर देते हो ना ढक्कन से, पैन और ढक्कन को फिट कर देते हो, वो इंपैक्ट फ्रैक्चर की तरह। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक किस्म से जैम हो जा रही है एक दूसरे पे हड्डियां, या फोर्स एक दूसरे पर लग जा रहा है और ये हड्डी एक दूसरे पे लॉक हो जा रही है।
तो इसे कहा जाता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। आई होप यहां तक क्लियर है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। आगे बात करूं मैं तो अगला टॉपिक है जॉइंट इंजरी। जॉइंट इंजरीज का मतलब क्या होता है? ऐसे टाइप की इंजरीज जो डिसलोकेशन के वजह से हो जाए जॉइंट्स के। जॉइंट्स अगर अपनी जगह से खसक जाए, आगे पीछे हो जाए, डिसलोकेट हो जाए, तब इस तरीके की कुछ इंजरीज आती है। ये एक मेजर इंजरीज रहती है, बहुत दर्द होता है भाई इसमें। जहां जहां जॉइंट है वहां वहां डिसलोकेशन हो सकता है, वहां वहां इंजरी हो सकती है। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं कहां कहां आपकी बॉडी में जॉइंट है। तो अब देखो यार, तो अगर मैं बात करूं कि यार जॉइंट इंजरी कहां कहां हो सकती है, जॉइंट इंजरी तब हो सकती है जैसे आपके उसके भाई ने आपको मार दिया मुंह पे एकदम बॉक्सिंग, तो आपकी जो लोअर जॉ है वो खसक गई, मतलब डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ हो गया। या आप लोग यार उसकी छत से कूद रहे थे भागने के चक्कर में, इस वजह से आपको शोल्डर की जॉइंट जो है वो आगे पीछे डिसलोकेट हो गई। या हो सकता है आप लोग जैसे ही उसकी छत से नीचे गिरे तो आप कमर के बल गिरे तो आपकी कमर लचक गई है ना, लचकी रे मोरी कमरिया भाई, तो डिसलोकेट हो गई आप लोग की हिप, तो इस तरीके से हो सकता है। या हो सकता है आप लोग की जो रिस्ट है वो डिसलोकेट हो जाए, तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये सभी जॉइंट इंजरीज है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना। बेसिक टॉपिक था। आई होप तुम लोग को ये सभी के सभी टॉपिक समझ में आए। तो दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, इस तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखें। आई होप आप लोग को वीडियो लेक्चर अच्छा लगा। साथ ही साथ यार मैंने आप लोग को सारी मटेरियल बता दिया हूँ, मेरे बुक के थ्रू आप लोग पूरा कंटेंट रिवाइज कर लेना। उसके बाद आप लोग को मैंने कहा ओसवाल की बुक से आप लोग क्वेश्चंस लगा सकते हो सैंपल पेपर के थ्रू, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप लोग अपने घर बैठे प्रिपरेशन जरूर करें। तो आप लोग अनअकैडमी में फॉलोअप जरूर कर लेना। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, और साथ में टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना। और फिजिक्स की सीरीज भी आप लोग देख लेना यार, फिजिक्स की सीरीज आप ही लोग के लिए बनाया हूं। तो चलिए भाई एंड करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्स रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय।